हेलो फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न आंसर देखेंगे। इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें जो है पहला जो है कोशिका से संबंधित प्रश्न है। आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति स्रोत होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। 3 नंबर प्रश्न है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। तो जल जो रहते हैं ये 80% से अधिक रहता है कोशिका में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। 4 नंबर है निम्नलिखित में से खाली स्थान आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है। आम जो है ये पादप हैं और बंदर जो हैं ये जंतु हैं। तो पादप और जंतु, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा, ऑप्शन ए में है क्लोरोप्लास्ट, ये तो नहीं होगा। सेंट्रियोल ये भी नहीं होगा। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली जो है ये दोनों कोशिका में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी कोशिका झिल्ली, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट में है आनुवांशिकता से संबंधित है, आनुवांशिकता जेनेटिक्स से संबंधित है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस आधार पर है, यानी किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और उपयुक्त में से सभी। तो मेंडल के जो आनुवांशिकता सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित हैं। इन्होंने मटर के पौधा का चयन किए थे और इसी आधार पर यानी मटर में जो होते हैं लैंगिक जनन, तो ये लैंगिक आधार पर आधारित है, यानी मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए शरीर संरचना, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी आनुवांशिकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी, जेनेटिक्स को ये संदर्भित करता है आनुवांशिकता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग बनाता है? यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है जो स्व प्रकृति का होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? ऑप्शन ए डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ऑप्शन बी केवल डीएनए की उपस्थिति, ऑप्शन सी आरएनए की उपस्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डीएनए और आरएनए दोनों रहता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित रहता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डीएनए का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी जोहान्स, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रेंड इनमें जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ यानी डॉक्टर फ्रांसिस ने किया था। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए डिस्कशन में जो है यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाट और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक
MHS विल्किंस एवं फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था और वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रैंकलिन मिस्चर ने किया था और फ्रैंकलिन ने इसे न्यूक्लियस नाम दिया। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रण करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए। डीएनए डीएनए जो है यही निर्धारित करते हैं आनुवांशिक लक्षणों को, और डीएनए जो है एक गुणसूत्र के खंड पर पाया जाता है और डीएनए के आनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी, ऑप्शन बी सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन सी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण आनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? ऑप्शन ए है ऑर्थन कॉर्नवर्ग, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्थन कॉर्नवर्ग, ऑर्थन कॉर्नवर्ग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल यानी डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी जेम्स वाट एवं फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन सी रेंजलिट फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी लिनस पॉलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट में है जैव उर्वरक से संबंधित प्रश्न है। इसमें जो है देख सकते हैं पहला प्रश्न जो है कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान, ऑप्शन बी में जो है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी में मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन डी में कीटों को मारने का विज्ञान। तो देखिए कीट संवर्धन यानी कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें उर्वरकों, ऑप्शन ए है उर्वरकों, शाकनाशियों तथा पीड़कनाशियों के रूप में रसायनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में है कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अवशिष्टों तथा जैव कारकों को अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में कार्बनिक खादों के पुनर्चक्रण फॉर्म अवशिष्ट एवं जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में है दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाया जाता है, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अवशिष्टों, जैव कारकों का अधिक मात्रा में प्रयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। निम्नलिखित में से जैव उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? पहला में दे दिया है मैकोरिजल फंगी, दो में दे दिया है ब्लू ग्रीन शैवाल, तीन में दिया है बैसिलस थुरिजियनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा मैकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटासियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही कम समय में मैंने बीपीएससी के 20 से 25 प्रश्न का आंसर करवा दिया। इसी तरह से बीपीएससी से संबंधित वीडियो देखना चाहते, प्रश्न आंसर का डिस्कशन चाहते हैं तो हमारे चैनल यूनिक ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।